डेट है आज 6 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। एक एथिक्स का एग्जांपल देखते हैं। एथिक्स या एसे में आप इसको यूज कर सकते हो। एक 82 ईयर के पर्सन हैं, 82 ईयर के आदमी हैं जिनका नाम है एम जे जैकब। इन्होंने 200 मीटर की रेस में 200 मीटर की रेस में और 80 मीटर की हर्डल वाली रेस जो होती है, जिसमें आपने देखा होगा रेस हो रही है, बीच में कुछ उतार चढ़ाव के लिए ऐसे बाधाएं डाल देते हैं, तो उसे हर्डल्स रेस बोलते हैं। तो एम जे जैकब हैं केरल से। इन्होंने 80 ईयर की कैटेगरी में, क्योंकि इनकी उम्र है 82, और 80 साल की मैन की कैटेगरी में इन्होंने रेस में मेडल जीते हैं, 2 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 200 मीटर की रेस में और 80 मीटर की रेस में। तो ये एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। एज इज़ नो बार टू अचीव सक्सेस, यानी कि जो उम्र होती है वो सफलता हासिल करने में कोई बाधा नहीं है, कभी भी सफलता हासिल की जा सकती है। फर्स्ट टॉपिक है कलर कोडेड वेदर वार्निंग। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। जैसे आपने अगर 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, 2022 का मेंस का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ज्योग्राफी के ऑप्शनल के पेपर में पूछा था ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग। ये जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग का मतलब है, जैसे मौसम में कोई बदलाव आया है, कोई साइक्लोन आया, चक्रवात, या मान लो बहुत ज़्यादा कहीं पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, या कहीं पे मान लो वेदर ख़राब होने वाला है, हीट वेव्स आने वाली हैं या कोल्ड वेव आने वाली हैं, गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं, तो उस टाइम पे जो हमारा मौसम विभाग है जिसे बोलते हैं इंडियन या इंडियाज़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट सूचना जारी करता है, इंफॉर्मेशन जारी करता है, या जिसे बोलते हैं वार्निंग, चेतावनी जारी करता है मौसम के रिगार्डिंग। और कलर के हिसाब से, कलर 4 कलर में बांटा हुआ है, तो वो हमें कलर याद रखने हैं, क्योंकि ये आप कहीं भी जैसे मान लो फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए या साइक्लोन से या किसी भी मौसम के बिगड़ने से, हीट वेव, कोल्ड वेव, तो उसमें जो मौसम विभाग किस कलर से जानकारी देता है वहाँ पे यूज किया जा सकता है, लिखा जा सकता है मेंस के आंसर में भी और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से हैं कलर कोडेड वेदर वार्निंग, और अभी क्यों है न्यूज में, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर रीजन है जो नेशनल कैपिटल रीजन, उसके आसपास आईएमडी ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट। तो क्या है ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग? ये देखो तभी जारी किए जाते हैं जब मान लो डैमेज होने का खतरा है या नहीं है, तब भी किया जाता है। तो ये है देखो, फर्स्ट है ग्रीन वार्निंग दिया जाता है, इसका मतलब है ऑल इज वेल, यानी कि कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती लोगों के लिए, इसमें कोई वार्निंग नहीं दी जाती। ग्रीन कलर का मतलब ये है, यानी कि मौसम सब कुछ ठीक है, कोई परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। येलो कलर जारी किया जाता था, येलो का मतलब होता है बी अवेयर, यानी कि आप सावधान हो जाओ कि मौसम खराब हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में, सीवियरली बैड वेदर हो सकता है। नेक्स्ट कलर है ऑरेंज या एम्बर कलर बोलते हैं इसे। ऑरेंज का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि आप तैयार हो जाओ, एक्सट्रीमली बैड वेदर आने वाला है बहुत जल्दी ही। नेक्स्ट है रेड कलर, इसका मतलब है टेक एक्शन, यानी कि सीवियरली या एक्सट्रीम बैड वेदर कंडीशन है, वो सिर्फ दरवाजे पर आ गई है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो तब ये रेड कलर की वार्निंग जारी की जाती है और इसमें कुछ एडवाइजरी जारी की जाती है कि कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये क्या है, इसके बारे में भी जान लो। ये देखो, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, मौसम के बारे में जितनी भी फोरकास्टिंग होती है, यानी कि मौसम के बारे में भविष्यवाणी करना, इसका काम होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। ये ऑब्जर्वेशन करता है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर के बारे में मौसम की जानकारी, या सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक के बारे में, अर्थ से जो वेव्स वगैरह निकलती हैं उनकी स्टडी वगैरह करता रहता है। ये किसके अंडर काम करता है ये डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये मिनिस्ट्री याद रखनी है आपको, इसके अंडर काम करता है। और देखो ये इंडिया के लिए भी और अंटार्कटिका के लिए, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, पता ही होगा आपको, ये वाला अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके लिए जानकारी जुटाता है ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाए हुए इसने इंडिया में भी और अंटार्कटिका में भी। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं इसके? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली। आईएमडी की बात कर रहे हैं हम, इंडियन या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है ये, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO बोलते हैं शॉर्टकट में। जैसे इंडिया के लिए वेदर फोरकास्टिंग का काम कौन करता है? IMD, जो हमने ऊपर पढ़ा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस तरह पूरे वर्ल्ड के लिए मौसम की भविष्यवाणी कौन करता है? ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूनाइटेड नेशन है जो संयुक्त राष्ट्र, उसकी स्पेशलाइज एजेंसी है। और इसके पूरे वर्ल्ड वाइड 6 रीजनल स्पेशलाइज मतलब ऑफिस हैं, इसके सेंटर हैं, मेट्रोलॉजिकल सेंटर। उनमें से एक सेंटर IMD भी है, हमारा जो इंडिया का IMD है वो WMO का एक सेंटर है। क्योंकि IMD सिर्फ इंडिया के लिए ही भविष्यवाणी नहीं करता है, कहाँ कहाँ के लिए करता है? देखो ये वाला रीजन है जो ये इंडिया है, इंडिया के लिए तो भविष्यवाणी करता है, ये फोरकास्टिंग करता है। और इंडिया के अलावा जो बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में या पर्शियन गल्फ में या ये मलैका स्टेट है यहाँ, इसके आसपास भी मौसम की जानकारी देता है ये आसपास की कंट्रीज़ को। और जो भी मान लो इस बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में साइक्लोन आते हैं, चक्रवात, उनकी नेमिंग भी करता है, नाम देता है, नाम देता है। और नेमिंग किस तरह से करते हैं, पूरा प्रोसेस हमने साइक्लोन के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वो लेक्चर। तो इतने सारे काम करता है, इसलिए ये WMO का रीजनल सेंटर भी है हमारा IMD। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टर्माइट बिहेवियर इज लिंक टू ए वार्मिंग वर्ल्ड। टर्माइट आप जानते हो क्या होती है? दीमक, हिंदी में बोलते हैं दीमक। क्या है ये दीमक? देखो आपने देखा होगा, कहते हैं लकड़ी में घुन लग गया, लकड़ी खराब हो जाती है ना, बुरादा सा निकलता है उसमें, वो क्या करता है? टर्माइट ही उसको घुन लगाता है और उसको खोखला बना देता है, दीमक लग जाती है उसमें। तो ये टर्माइट का बिहेवियर हमें जानना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो हमारी अर्थ है वो वार्मर हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो टर्माइट है इसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा डीकम्पोज का काम करती है, जो वुड है, लकड़ी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और खोखला बनाती है और उसे बेकार कर देती है। तो ये याद रखना है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें टर्माइट है जो उसका जो डीकम्पोजिंग का काम है और ज़्यादा बढ़ जाता है, मच हायर रेट पे बढ़ जाता है। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका जो डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी है टर्माइट की वो 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से और बढ़ जाएगी। तो इतना बस इसमें याद रखना। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो टर्माइट की स्पीसीज हैं, दीमक की स्पीसीज, और मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड लगभग 3000 स्पीसीज हैं टर्माइट की। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड। अर्बन फॉरेस्ट्री आप जानते हो, अर्बन का मतलब शहरी एरिया और फॉरेस्ट्री का मतलब जंगल, शहर में जंगल, या अर्बन ग्रीनिंग, अर्बन एरियाज में जो ड्राई लैंड है। ड्राई लैंड का मतलब होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, और इसकी डेफिनेशन क्या है ड्राई लैंड की वो भी हम जानेंगे। तो ड्राई लैंड है जो अर्बन एरियाज़ में, सूखे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे ग्रीनिंग करना, पेड़ लगाना या अर्बन फॉरेस्ट्री को डेवलप करना। अभी एक रिपोर्ट आई है फाओ की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, इसने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम। ओसिस का मतलब होता है कोई प्लेस, जगह, कंफर्टेबल प्लेस को बोलते हैं। कंफर्टेबल प्लेस का मतलब कोई सुखदायक जगह, ओसिस का मतलब। वैसे तो होता है OAS, इसमें ES लगा देते हैं तो ये बहुवचन यानी कि प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। तो कोई भी कंफर्टेबल प्लेस, तो ये रिपोर्ट है, प्रोग्राम है फाओ का, ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम। तो इस रिपोर्ट जारी की है इस प्रोग्राम के अंतर्गत कि इस प्रोग्राम के अंदर जो कितनी अर्बन फॉरेस्ट्री डेवलप की गई है, कितनी ग्रीनिंग की गई है और कितनी ज़रूरत है। इसमें जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं रिपोर्ट में, ये कहा है कि देखो जो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली, मेक्सिको सिटी है, इस तरह की बहुत सारी सिटियाँ, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिटी हैं उनकी 35% वो ड्राई लैंड में बनी हुई हैं, मतलब वहाँ पे पानी की कमी है, ऐसी जगह पे बनी हुई है ये सिटी या शहर। अर्बन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर यहाँ पे फॉरेस्ट्री डेवलप करनी है या ग्रीनिंग एरिया को डेवलप करना है इन सिटीज़ में। क्या क्या रिकमेंडेशन दी हैं, सिफारिश दी हैं इसने रिपोर्ट में, फाओ ने। इसने कहा है कि पहले तो देखो लोकल ट्री हैं वो सिलेक्ट करो, कि जिस एरिया में जो ट्री वहाँ पे उसके क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से हो सकता है, उसको पहले सिलेक्ट करो और फिर वहाँ पे उस स्पेस में वो पेड़ लगाओ। और लोकल कैपेसिटी डेवलप करो, यानी कि लोकल जो कम्युनिटी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको भी जानकारी दो, अवेयर करो, और उनमें एक ऑनरशिप की भावना को डेवलप करो ताकि वो पेड़ों को अपना समझे और उनकी केयर करें, उन्हें काटे ना। नेक्स्ट है कि अर्बन ग्रीनिंग के लिए पॉलिसीज़ बनाओ। ये जो ग्रीन अर्बन
प्रोग्राम है, ओसिस प्रोग्राम है, GUO बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम है। ये क्या है? देखो फाओ ने ये 2020 में इनिशिएटिव लिया था। 2020 का एक ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव प्रोग्राम है फाओ का ही, इसके अंतर्गत ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया। ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम, यानी कि ऐसे एरिया डेवलप करने हैं अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में ऐसे एरिया डेवलप करने हैं जहाँ पे ग्रीनिंग हो, पेड़ पौधे लगे हों, फॉरेस्ट्री हो, और लोगों की लाइवलीहुड को भी डेवलप करना था। ये अगले 3 साल में अर्बन या पेरी अर्बन जो पॉपुलेशन है, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, पेरी अर्बन का मतलब थोड़ा कम शहरी, जैसे टाउन वगैरह होते हैं, तो ऐसे एरियाज़ में कम से कम 100 सिटीज़ ऐसी डेवलप करनी है अगले 3 साल में, जिसमें अर्बन फॉरेस्ट्री हो और ग्रीन हो। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि अर्बन एरिया जो ड्राई लैंड पे बसे हुए हैं सिटीज़, उनको ग्रीन एरिया बनाना है, और ओवरऑल उनकी क्लाइमेटिक, हेल्थ, फूड, इकोनॉमिक क्राइसिस से वो लड़ सकें, ऐसा उन्हें स्ट्रेंथन करना है एरियाज़ को। और जो भी अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है, ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, लोग पेड़ों को काट के घर बना रहे हैं, इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हुआ है और नेचुरल इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव पड़ा है, प्राकृतिक पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ा है, उसको कम करना है। ड्राई लैंड क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो जो यूनेप है, यूनेप भी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसके हिसाब से इसने डेफिनेशन दिया ड्राई लैंड की। इसके हिसाब से क्या है, ये ड्राई लैंड को आइडेंटिफाई करती है जब एरिडिटी इंडेक्स 0.65 से कम हो। और ये एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है? एरिडिटी इंडेक्स होता है रेशो ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन। ये क्या है? देखो एरिडिटी इंडेक्स बराबर होता है किस किस का रेशो? एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेनफॉल या स्नोफॉल को ही बोलते हैं। रेनफॉल में तो सिर्फ बारिश आ जाती है, और प्रेसिपिटेशन में सारा आ जाता है, चाहे बारिश हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे ड्रिजलिंग हो, कम थोड़ी बूंदाबांदी हो रही हो, सब आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन में। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन, और भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब पेड़ पौधों से जो वाष्पित होता है पानी आसमान में, और पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब जो भी पानी का वाष्पित होने की जो क्षमता है, पोटेंशियल है वो। यानी कि किसी एरिया में अगर मान लो ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप ज़्यादा पड़ती है, सनशाइन ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, एवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा यानी कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जो एरिडिटी इंडेक्स है वो कम होगा। यानी कि अगर किसी एरिया में रेनफॉल ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, तो एरिडिटी इंडेक्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ये। अगर किसी में एवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा, बारिश कम होती है, तो ये कम हो जाएगा। तो यानी कि एरिडिटी इंडेक्स अगर 0.65 से कम है, तो क्या होगा? इसका मतलब कि वहाँ पे ड्राई लैंड है, वो सूखी भूमि है, शुष्क भूमि है। तो ड्राई लैंड सिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। जैसे मान लो स्क्रब लैंड हो गया, श्रब लैंड हो गया। स्क्रब लैंड या श्रब लैंड का मतलब होता है झाड़ी वाले इलाके। ग्रास लैंड जहाँ पे घास वाला मैदान जो होते हैं, सवाना, घास भी होती है और थोड़े बहुत पेड़ भी होते हैं। सेमी डिजर्ट या डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया जैसे राजस्थान में है, ऐसा एरिया। तो हमारी जितनी भी पूरी अर्थ है, अर्थ की 41% के लगभग जो भूमि है, पूरा एरिया है अर्थ का, वो लगभग ड्राई लैंड में आता है। और ये मेनली एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ड्राई लैंड। नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे ऐसा देखा गया, सर्वे किया गया कि यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है, जंगली जानवर जो पशु पक्षी रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गई है। तो कहाँ पे इसकी लोकेशन जाननी है। देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहीं पे नीलगिरी हिल्स है और वहीं पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना हुआ है। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है लायन टेल्ड मकैक। ऐसा बंदर जिसकी पूंछ शेर के जैसी होती है, उसका नाम रखा हुआ है लायन टेल्ड मकैक। और भी बहुत सारे प्राइमेट स्पीसीज मिलते हैं, बंदर की प्रजाति के होते हैं, ये लगभग बंदर जैसे दिखते हैं। और यहाँ पे कुंठी रिवर भी है, ये भी याद रखना है, कुंठी या कुंथी रिवर। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डमम। प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जीएस पेपर 1 के लिए। कार्डमम आप जानते हो, इलायची को बोलते हैं, इलायची खाई होगी आपने।
तो कार्डमम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है हमारी फसई है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो जितने भी फूड वगैरह खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन बनाती है। 2006 में एक एक्ट पास किया गया था फसई के नाम से, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006, उसके द्वारा बनाई गई थी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। तो ये फसई रूल्स रेगुलेशन जारी करती है। अभी इसने देखा कार्डमम की जो वेराइटी है उनमें इंसेक्टिसाइड पाए गए। इंसेक्टिसाइड होते हैं कीटनाशक। जब भी किसान खेती करता है तो खरपतवार को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए कुछ दवाई डालता है ना, तो जो कीट वगैरह होते हैं, कीड़े, उनको मारने के लिए जो दवाई डालता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। तो ये क्या होते हैं, क्रॉप के अंदर भी चले जाते हैं इंसेक्टिसाइड, और खाने पीने के साथ जब लोग खाते हैं तो लोगों के अंदर भी, पेट में भी चले जाते हैं, तो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कार्डमम की कुछ इलायची की ऐसी वैरायटी थी जिनमें इंसेक्टिसाइड देखा गया। तो पहली बात तो आपके ये याद रखने कौन कौन से इंसेक्टिसाइड हैं ये हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है वन लाइनर क्वेश्चन कि कुछ दे देगा नाम आपको तो पूछ लेगा इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है या फर्टिलाइजर है, इस तरह से पूछ लेता है। और आपने देखा होगा अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे तो जरूर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये। तो ये याद रखना है आपको इंसेक्टिसाइड के नाम। ये है फाइप्रोनिल, टेबुकोनाजोल, इमीडैक्लोप्रिड, ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइड के नाम है, तो ये याद रखना आपको। अब जान लेते हैं थोड़ा कार्डमम के बारे में, किस तरह का वातावरण चाहिए इसको उगाने के लिए, कहाँ कहाँ पे होता है। पहली बात तो आप जानते हो कार्डमम एक स्पाइस है, यानी कि मसाले में आता है ये कार्डमम, और ये गिंगर फैमिली से बिलोंग करता है। जो अदरक है ना, अदरक की फैमिली से ही बिलोंग करता है। कहाँ कहाँ पे होता है ये हमारे इंडिया में, मेनली तो केरल में होता है ये, केरल में सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह की इलायची देखी होगी आपने, दो तरह की इलायची होती है वैसे, एक ये छोटी इलायची, ग्रीन इलायची भी बोलते हैं या छोटी इलायची, और एक ब्लैक इलायची होती है, ब्लैक कार्डमम, जिसे बड़ी इलायची भी बोलते हैं। दोनों ही खाने पीने की चीज़ों में यूज की जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा केरल में होती है, और फिर ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। हमने ये पढ़ी ला, दो तरह की कार्डमम होती हैं, ब्लैक और ग्रीन कार्डमम। ग्रीन कार्डमम को वाइट कार्डमम भी बोलते हैं क्योंकि इसको पॉलिश करके थोड़ा वाइट सा बना दिया जाता है, लेकिन होती ग्रीन कार्डमम ही है ये। और एशिया में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जो रीजन है उसका नेटिव है ये क्रॉप। नेटिव का मतलब यहीं पे ही इसका जन्म हुआ है। और इसका जो एंशियंट हम लिटरेचर देखें, आयुर्वेदिक लिटरेचर और सुमेर लिटरेचर में भी इसका ब्यौरा मिला है इस कार्डमम का, कि इस टाइम पे भी उगाई जाती थी ये कार्डमम, एंशियंट टाइम में भी। तो ये एक फसई की गाइडलाइंस है, भोग गाइडलाइंस करके, भोग गाइडलाइंस है मंदिरों के लिए, टेम्पल या कोई भी ऐसा वर्शिप प्लेस है, टेम्पल हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके लिए गाइडलाइंस है। फुल फॉर्म है भोग की, ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में कहीं पे भी कोई प्रसाद वगैरह जो बंटता है ना, प्रसाद की क्वालिटी क्या है, वो हाइजेनिक है या नहीं है, किस तरह से प्रिपेयर किया है, सर्व किया गया है, सेल कर रहे हैं हाइजेनिक तरीके से या नहीं, जो फूड क्वालिटी की जो गाइडलाइंस है वो मेंटेन की है नहीं बनाने में। तो इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर रखी है ये फसई ने प्रसाद के लिए। तो भोग गाइडलाइंस क्या है ये याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है 50 ASI प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स डिसअपियर। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देखो ये बताया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कमेटी को ये बताया है कि हमारे इंडिया में अभी 3693 प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं। मोनूमेंट्स का मतलब होता है विरासत की चीज़ें, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई पार्क हो गया, कोई जगह हो गई जो इम्पोर्टेंट है प्राचीन समय से या 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, उसको प्रोटेक्टेड मोनूमेंट डिक्लेयर करते हैं। और उसकी देखभाल कौन करती है, ये संस्था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और भी एक संस्था है नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी, वो भी करती है, लेकिन मेन काम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तो 3693 जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है उनमें से 50 डिसअपियर हो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, यानी कि लुप्त हो चुके हैं अब 50 इनमें से ऐसे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। 2013 में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कैग की। कैग आप जानते हो क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग की रिपोर्ट में भी यह बताया गया था कि कम से कम 92 ऐसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं हमारी कंट्री में जो मिसिंग हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। उसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप लिए जिसकी वजह से 42 आइडेंटिफाई किए ऐसे जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स थे जो मिसिंग हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में एक 12 खंबा पे सिमेट्री थी, वो मिसिंग हो चुकी है, गायब हो चुकी है। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, 12 खंबा
कनॉट प्लेस के पास है, आपको पता ही होगा अगर दिल्ली से हो तो। आप नहीं पता है तो बस इतना जान लो, दिल्ली में एक सिमेट्री है वो गायब हो चुकी है। शेर शाह सूरी है जो एम्पर था राजा, उसकी गन भी मिसिंग हो चुकी हैं। और भी असम में, अरुणाचल प्रदेश में ऐसी जगह हैं। एक टेम्पल है जिसके कॉपर टेम्पल के र्यून्स वो मिसिंग हो चुके हैं, अवशेष जो थे, र्यून्स का मतलब अवशेष, वो गायब हो चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स गायब हो चुके हैं, जिनमें से अभी 50 की रिपोर्ट आई है, 50 गायब हो चुके हैं। तो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 में। प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स उन्हें बोलते हैं, या संरक्षित स्मारक, हिंदी में बोलते हैं संरक्षित स्मारक, उन्हें बोलते हैं। एक एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में 1958 का, एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। इस एक्ट में जो साइट प्रोटेक्टेड है, जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, उसको डिक्लेयर कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, क्योंकि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि हमारे राष्ट्र के लिए इसकी कोई महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुत समय से, 100 साल से ज़्यादा पुराना ये है, जिसके हमारे राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको डिक्लेयर कर देते हैं प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। किस एक्ट के अंदर? ये एक्ट याद रखना है आपको, 1958 एक्ट के अंदर। तो इसी एक्ट के अंदर जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की, उनको रेगुलेट किया जाता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और 100 साल से ज़्यादा जो पुराना होता है, कोई भी टेम्पल हो, मंदिर या कब्रगाह हो, कब्रिस्तान, सिमेट्री, या फिर इंस्क्रिप्शन हो, कोई भी लेख हो, पुस्तक हो, या कैनन हो, कोई भी तोप वगैरह कुछ भी हो, उसको डिक्लेयर कर देते हैं प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। और देखो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसी के ऑफिसर जो होते हैं, वो इसके जो भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं उसकी देखभाल यही करते हैं कि कहीं कोई लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट तो नहीं कर लिया है, जगह को घेर तो नहीं लिया है, ऐसे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स को सब देखभाल ये करते हैं एएसआई वाले लोग। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पावर लेते हैं एएसआई वाले। और जो मिसिंग हो जाती है, तो ये मिसिंग क्यों होती है, कारण क्या है? जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स गायब होते जा रहे हैं, उनका कारण क्या है? कारण ये है, देखो, पहली बात तो ये है कि ये 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं और इनके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं बहुत सारे। और इनके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है? बहुत सारे रीज़न होते हैं। या तो गवर्नमेंट ने उसमें ध्यान नहीं दिया होता है, गवर्नमेंट क्या है, सोशल इशू पे ज़्यादा ध्यान दे रही है रेदर देन हेरिटेज, जो हेरिटेज वाले कोई भी प्लेसेस हैं उनसे ज़्यादा। जैसे एजुकेशन पे ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, हेल्थ पे ध्यान दे रही है, तो इन पे गवर्नमेंट का ध्यान थोड़ा कम है, ये भी वजह हो सकती है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या है, सोशल इशू हमने ये तो डिक्लेयर कर लिया, सोशल इशू पे ध्यान ज़्यादा देती है हेरिटेज के बजाय। दूसरा है, जो हेरिटेज वाले जो मोनूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, ये देखो गवर्नमेंट ध्यान देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई की जाए, एक्सप्लोर किए जाएँ, और जो मोनूमेंट्स जिनके बारे में नहीं पता उनके बारे में पता लगाया जाए, खुदाई करती रहती है या कहीं पे ढूंढती रहती है। लेकिन जो ऑलरेडी मोनूमेंट्स हैं, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स, उनके कंजर्वेशन पे कम ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण जब बढ़ेगा तो लोग घर बनाएंगे, या बिल्डिंग बनेंगी, या कंपनी बनेंगी, फैक्ट्री बनेंगी, या और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रेलवे, रोडवेज के साथ साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। तो इनकी वजह से प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स की जगह भी गिर जाती हैं और वो भी गायब होते चले जाते हैं। या फिर कोई डैम वगैरह या रिजर्वेयर बनाए जाते हैं, जिनकी वजह से देखो 12 ऐसे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स गायब हो चुके हैं। या फिर मान लो रिमोट लोकेशन पे हैं बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। रिमोट लोकेशन का मतलब बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, या गांव के किसी दूर इलाके में जो शहरी एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स मिसिंग होते जा रहे हैं। रिकमेंडेशन क्या दिए, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन सिफारिश क्या दी है, उसने कहा है कि देखो, पहली बात तो ये, जो सीपीएम में सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, ऐसे स्थान हैं जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट हैं, उनको पहले ये मैंडेटरीली उनकी सर्वे करो। मैंडेटरीली का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य करो कि उनकी सर्वे की जाए, लोकेट की जाए कहाँ कहाँ पे हैं वो, और फिर उनके लिए बजट अलोकेशन करो, उनके लिए रुपए दो ताकि उन्हें दोबारा से रिवाइव किया जाए, प्रोटेक्टेड कंजर्व किया जाए उन्हें। और पंचायत हो या पुलिस हो या लोकल कम्युनिटी हो, उनका भी इन्वॉल्वमेंट करो ताकि वो लोग इन्हें बचाएं, इनका संरक्षण करें। जीपीएस का यूज करो, टेक्नोलॉजी का, जियो लोकेशन वगैरह, जियो टैगिंग का यूज करो उन्हें लोकेट करने के लिए, ट्रेस करने के लिए मोनूमेंट्स को। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी मैन पावर को बढ़ाओ। अभी इनमें ऑफिसर कम है तो उनकी भर्ती निकालो, उनमें और ज़्यादा ऑफिसर हायर करो, अपॉइंटमेंट करो। और कैग की जो रिकमेंडेशन है प्रीवियसली, कैग की रिकमेंडेशन में ये कहा था
कि देखो जो इनकी इंस्पेक्शन की जाती है एक सुटेबली रैंक्ड ऑफिसर द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक ये है इसी में कि जो CPM है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, अगर वो मिसिंग हो गए हैं तो इनको डिलीट किया जा सकता है। नेशनल इंपॉर्टेंस की जो नेशनल मोनूमेंट्स की लिस्ट है उसमें से डिलीट किया जा सकता है, बिल्कुल डिलीट किया जा सकता है। जो आर्कोलॉजिकल एक्ट है हमारा, जो एंशियंट मोनूमेंट्स आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का, उसी के अंदर सेक्शन 35 है, इनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर सकती है और उसे फिर डिलीट किया जा सकता है, नेशनल इंपॉर्टेंस की या प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स की लिस्ट में से हटाया जा सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हटा दिया तो फिर तो गवर्नमेंट या अफसर हैं जो ASI के कोशिश ही नहीं करेंगे उसे रिवाइव करने की या ढूंढने की जो साइट मिसिंग हो चुकी है, हटा दिया तो। लेकिन अगर जब तक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट से ASI के अफसर कोशिश तो करेंगे, ट्राई तो करेंगे उसे ट्रेस करने की। ASI के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, वैसे तो कई बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही अटैच्ड ऑफिस है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो संस्कृति मंत्रालय उसके अंदर काम करता है, और ये जो एक्ट है 1958 का एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करता है। इसके अंदर जो जितने भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, मेंटेनेंस उनकी रखता है इस एक्ट के अंदर ही। एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का। इसको कब बनाया गया था? अंग्रेजों ने बनाया था इसको, अलेक्जेंडर कैनिंघम ने बनाया था इसको 1861 में, और यही पहले इसके डायरेक्टर जनरल थे ASI के। लॉर्ड कर्जन ने देखो बाद में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन्होंने एक एक्ट पास किया था 1904 में, एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, और इस एक्ट में ये कर दिया था अगर कोई मान लो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, ऐसे मान लो कोई एंशिएंट मोनूमेंट्स से प्राचीन स्मारक हैं, कोई भी बिल्डिंग है, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे अपराध माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। तो प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाया था ये लॉर्ड कर्जन ने। एक नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी है जो 1958 का एक्ट है ना, ये एंशिएंट मोनूमेंट्स आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, इसमें ही 2010 में अमेंडमेंट किया, तो ये अमेंडमेंट एक्ट है 2010 का। इसके थ्रू नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी बनाई, ये भी प्रोटेक्ट करती है इन सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स को। नेक्स्ट टॉपिक है रबर प्लांटेशन इन त्रिपुरा अफेक्टिंग मंकीज वेजिटेशन सजेस्ट पेपर। अभी देखो त्रिपुरा में एक स्टडी हुई, सर्वे हुई, वहाँ पे ये देखा गया जो रबर प्लांटेशन की जाती है, यानी कि रबर की खेती की जाती है, रबड़ बोलते हैं हिंदी में, रबर बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये रबड़ की खेती की जाती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज़ को नुकसान हो जा रहा है। वहाँ पे मंकी की पॉपुलेशन घटती जा रही है, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे और हैं वो घटते जा रहे हैं इसकी वजह से। तो सजेशन दिया है कि इको फ्रेंडली मेजर्स ली जाएं ताकि जो प्लांटेशन के साथ साथ, रबर प्लांटेशन के साथ साथ वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज किया जा सके, बचाया जा सके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है रबर के बारे में जानना, कहाँ पे होती है, किस तरह से होती है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसको उगाया जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि रबर को देखो, रबर का डायरेक्ट पेड़ नहीं होता है, पेड़ होता है उसमें से लेटेक्स नाम का एक केमिकल निकलता है जिसकी वजह से रबर बनाई जाती है प्रोसेसिंग करके। तो प्रोसेसिंग जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई बिजनेस नहीं करना है, आपने जानना है रबर प्लांटेशन के बारे में, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे उगाई जा सकती है, रबर प्लांटेशन कहाँ कहाँ पे की जा सकती है। देखो नेचुरल रबर है जो एक पॉलीमर ही होता है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है और नेचुरल रबर होती है ये। लेटेक्स नाम का एक लिक्विड निकलता है इससे, जो ट्रॉपिकल ट्री है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है। ट्रॉपिकल एरिया आप जानते हो क्या होती हैं, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ की ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके नॉर्थ और साउथ में 23.5 नॉर्थ और साउथ में इसके बीच वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया माना जाता है। तो इस ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है ये रबर प्लांटेशन। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे होती है? इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा होती है ये यहाँ पे केरल में, सबसे ज़्यादा केरल में होती है। 75% जितना भी इंडिया में होता है रबर, 75% केरल में होती है, और कुछ कर्नाटक और इसमें भी होती है तमिलनाडु में। तो ये वाले एरिया में होती है हमारे इंडिया में। और ये जो प्लांटेशन है इसकी एज होती है 32 ईयर। जो रबर का प्लांट लगाया जाता है ये 32 साल तक चलता है। और इसके लिए जो सॉइल का टाइप है कैसा चाहिए? वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, यानी कि ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें से पानी रुके ना, निकल जाए। वेल वेदर्ड सॉइल चाहिए, लेटरेटिक सॉइल हो या एल्यूवियल हो, सेडिमेंट्री टाइप सॉइल हो। प्रेसिपिटेशन, बारिश और टेम्परेचर कितना चाहिए? बारिश चाहिए कम से कम साल में 100 दिन तो कम से कम वहाँ पे पानी होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए। 20 से लेकर 34 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए, और ह्यूमिडिटी लगभग 80% चाहिए।
यानी कि सनशाइन ज़्यादा चाहिए और ह्यूमिडिटी भी चाहिए इसके लिए। यूज कहाँ कहाँ होते हैं रबर के? यूज को तो आपको पता ही है, नेचुरल रबर, जो सिंथेटिक रबर होती है ना, जो सिंथेटिक रबर का मतलब आर्टिफिशियली जो रबर बनाई जाती है उससे ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ज़्यादा लंबे तक इसे खींच सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है इसकी। और रबर का यूज़ तो आप जानते हो कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे व्हीकल वगैरह में टायर बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, चप्पल जूते वगैरह बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है इसका। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे होती है? वर्ल्ड में देखो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है। जो ट्रॉपिकल एरिया है, ये देखो भूमध्य रेखा है, आप सबको पता है, भूमध्य रेखा के अराउंड ये देखो, ये ट्रॉपिकल्स हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया है जो इसके बीच में ही हो रही है। इसके बीच में जो कंट्री हैं देखो, इंडिया है, चाइना है, ये वाली कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, म्यांमार, ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये वाली कंट्री हैं। यहाँ पे ब्राज़ील में ये वाली कंट्री हैं, जैसे लाइबेरिया, नाइजीरिया और ब्राज़ील है यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिको, गुटेमाला, इक्वाडोर, इन सारी कंट्रीज़ में होती है रबर प्रोडक्शन। देखो ये रबर प्रोडक्शन के बारे में, रबर प्लांटेशन में 2022 के मेंस के पेपर में भी पूछा था, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। यही टॉपिक थे आज के, लंबा लेक्चर हो गया थोड़ा।